हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और ये एक्ट जो है ये मोर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। तो एक बात हम लोग समझ लेते हैं पहले ही, ये मोर्ले मिंटो एक्ट क्यों कहा जाता है। देखिए, जब ये एक्ट पहली बार आया था ना, तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे लॉर्ड मोर्ले, और जो वाइसरॉय थे वहां के तो वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ गया मोर्ले मिंटो एक्ट। तो आइए इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोग पहले बाद में देखिएगा यहाँ, लेकिन ये सुन लीजिए कि देखिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी है, वहां पे जो मेंबर्स है वो मेंबर्स इंक्रीज करवा दिया गया। मतलब पहले मेंबर्स थे कितना, 16 मेंबर्स थे, लेकिन इस एक्ट के आने बाद 16 से सीधा 60 कर दिया गया। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स इंक्रीज हो गए, कितना से कितना, 16 से 60। बहुत ही सिंपल है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब लोकल गवर्नमेंट वगैरह जो है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी रहेंगे, लेकिन इस एक्ट ने किया क्या कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह है, उसमें अगर चाहे तो इंडियंस को भी, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी मेजोरिटी रख सकते हैं। तो इस एक्ट ने यह काम किया। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एल मतलब लेजिस्लेटिव है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल मेजोरिटी रहेंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस जो कि नॉन ऑफिशियल था वो मेजोरिटी में रख सकता है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, दोनों में डेलिबरेट फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। मतलब अब डेलिबरेट मतलब क्या है, देखिए, किसी भी निर्णय को लेने में अगर किसी का सजेशंस ले लिया गया, सलाह ले लिया गया या डिस्कस कर लिया गया, मतलब सोच समझ के किया जाने वाला निर्णय को हम लोग बोलते हैं डेलिबरेट। ठीक है, तो अगर किसी बजट, मान लीजिए एक बजट का डिस्कस हो रहा है, तो उसमें अगर मेंबर्स का सलाह ले लिया गया कि हाँ यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो तब उसे बोलते हैं डेलिबरेट फंक्शंस। मतलब दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में डेलिबरेट फंक्शंस इंक्रीज हो गए, मतलब डिस्कशंस वगैरह मतलब बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पहली बार इस एक्ट ने एक इंडियन को जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं वो काउंसिल है उसमें जगह दे दिया। तो पहला जो भारतीय था वो कौन थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वो एक लॉ मेंबर के पोस्ट में नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा था। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। अब कम्युनलिज्म क्या है, ये कैसे लीगलाइज किया, देखिए, ये कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश ने स्टार्ट करवा दिया। मतलब अगर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे उस पोस्ट के लिए, तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही उस पोस्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे वोट करेंगे। ठीक है, अगर हिंदू हो रहा है तो हिंदू उसे वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट का कौन से रिलीजन से किया था, मुस्लिम लोगों से किया था। ठीक है, तो इसलिए किसने किया था, ये इस एक्ट ने किया था, लेकिन ये पास किसने करवाया था, लॉर्ड मिंटो ने करवाया था। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो लास्ट है वो देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज थे, जमींदारी थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन थे, उन लोगों के लिए भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बनवा दिया गया। तो ये थे इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। शायद आप लोग समझ गए, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।